हेलो एवरीवन, ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2016 का सॉल्यूशंस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस बाय विच मैकेनिज्म, SN1 या SN2। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो आप वो दिखने में कुछ ऐसा होता है जो कि एक 2 डिग्री आपका एक तरह से कह सकते हो हैलोजन होता है। 2 डिग्री मतलब कि 2 डिग्री आपका कार्बन है, यहाँ पे बीच में 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है जो कि एक लीविंग ग्रुप है। अगर मैं कहूँ कि SN1 और SN2 की रेट की बात करूँ किस में ज़्यादा किस में कम होता है, SN1 प्रेफर करता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को, क्योंकि आपके पास कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। जो SN2 होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को प्रेफर करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हिंड्रेंस बहुत मैटर करती है। आपने दोनों मैकेनिज्म के बारे में सुना होगा, एक के अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, एक के अंदर कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। SN1 के अंदर 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है SN1 के अंदर। कार्बोकेटाइन पहले लीव करता है, कार्बोकेटाइन जनरेट करता है, SN2 एक ही साथ अटैक करता है, सब कुछ होता है। तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो 2 डिग्री वाला जो कार्बन होता है वो दोनों के अंदर सेम टाइप की आपको रिएक्शन शो करता है, तो रिएक्टिविटी दोनों के अंदर सेम रहती है। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, जब तक कि यहाँ पे कोई सॉल्वेंट नहीं लिखा है, क्योंकि सॉल्वेंट से भी आपका मैकेनिज्म डिफाइन होता है, जब तक कोई सॉल्वेंट नहीं लिखा है तब तक मैं क्या कहूँगा कि ये दोनों रिएक्शन दोनों मैकेनिज्म से जा सकता है, ए एंड बी दोनों मैकेनिज्म से जा सकता है। आगे चलते उन्होंने बोला व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद CHCl3। फिनॉल है आपके पास, हमने ये वाली रिएक्शन अभी 3-4 बार कर लिया पिछले पेपर्स के अंदर। तो उन्होंने बोला फिनॉल है आपके पास जो रिएक्ट कराया आपने किससे, CHCl3 से और NaOH से रिएक्ट करवाया है, तो क्या फॉर्म हो गया है आपके पास फॉर्म हो गया है OH और CHO फॉर्म हो गया है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये रीमन टीमन रिएक्शन आपको पता होगी। रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर कार्बीन इंटरमीडिएट होता है, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। कार्बीन इंटरमीडिएट होता है और आपके पास CHO लग के सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है, सैलिसिल्डिहाइड। अब सैलिसिल्डिहाइड जो आपके पास बना है, इसका एक दूसरा नाम भी है कि अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये 2 पे हाइड्रोक्सी और आपके पास बेंजेल्डिहाइड, ये सैलिसिल्डिहाइड का नाम भी हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड कोल बेस रिएक्शन के अंदर बनता है, इधर नहीं बनता है। और बेंजोइक एसिड भी नहीं बनता है, बेंजेल्डिहाइड भी नहीं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता है आपके पास। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है द नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। एक सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगा कि जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, आइसोमर्स कंस्ट्रक्ट करनी हो, तो इस क्वेश्चन को एंड में करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को एंड में करिएगा, क्योंकि बच्चे आमतौर पे इस क्वेश्चन को गलत ही करते हैं कि वो अल्कोहल ग्रुप लगाना है, ईथर ग्रुप लगाना है, आपको कैसा अगर दो ऑक्सीजन हो तो एस्टेरिक लगाना है, कार्बोक्सिलिक लगाना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैटर करती हैं आइसोमर्स बनाने के लिए। तो इसके लिए कोई ऐसा कोई लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, आपको बना के ही देखने पड़ेंगे, और ये वाले थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, स्पेसिफिक को एंड में किया करें आप। अगर मैं बात करूँ C4H10O की यहाँ पे, C4H10O की यहाँ पे, तो C4H10O के ये सारे के सारे आइसोमर्स बन सकते हैं आपके सामने। एक ब्यूटेन 1ऑल बन सकता है, एक 2 मिथाइल प्रोपेन 1ऑल बन सकता है, जैसे ब्यूटेन मैंने OH यहाँ लगा दिया, फिर मैंने उसकी कार्बन की पोजीशन को चेंज करके इधर से मैंने इधर लगा दिया, फिर मैंने ब्यूटेन 2ऑल बना दिया, फिर मैंने अब 3 डिग्री अल्कोहल बना दिया। उसके बाद अल्कोहल अगर इतने बन सकते थे मेरे पास, तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अल्कोहल बनाने के बाद काम शुरू किया ईथर्स को बनाने का, फिर मैंने ईथर्स बनाए। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल था, ये 1 डिग्री अल्कोहल था, ये 2 डिग्री अल्कोहल था, ये 3 डिग्री अल्कोहल था। तो जब अल्कोहल्स खत्म हो गए तो ईथर्स पे आ गए हम। ये आपके पास ईथर बन गया, ये आपके पास ईथर बन गया, ये आपके पास ईथर बन गया। तो टोटल आप जब मतलब बेसिकली आप ऐसा, मैं आपको नाम बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें, लेकिन बना के हर बार देखनी पड़ती हैं कि वो स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट है, वो स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट है। तो ऐसे आपको सारे के सारे आइसोमर्स को बनाना पड़ता है। इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस को एंड में करिएगा। आज तक वैसे एक ही बार क्वेश्चन आया ऐसे टाइप का PO के अंदर, वैसे आते नहीं हैं, पर आया है तो ऑब्वियसली करना तो पड़ेगा डिफरेंट आइसोमर्स बनाते हुए। इसके आगे ऐसे कोई लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अगर मैं फ्रैंकली आपसे बोलूँ तो। उसके बाद उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा नहीं जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ वो चीज़ें जाती हैं जिनके पास, अगर मान लो मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ इस वाले की, तो जिसके पास अल्फा H प्रेजेंट होते हैं ना, वो एल्डोल कंडेंसेशन जाता है। जिसके पास नहीं होते हैं वो नहीं जाता है। जिसके पास नहीं होते हैं वो बेसिकली कैनिजारो चले जाता है। कैनिजारो भी जा सकता है जिसके पास अल्फा H नहीं होते हैं, उसके बारे में बात नहीं करें। लेकिन आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन जो स्पेसिफिकली है, वहाँ पे अल्फा H होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चारों ऑप्शन के अंदर चेक करूँ तो मेरे पास इस ऑप्शन में अल्फा H है, इस ऑप्शन में अल्फा H है, इस ऑप्शन में अल्फा H है, इस ऑप्शन में अल्फा H नहीं है। तो बी ऑप्शन विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। बी ऑप्शन विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन।
उसके बाद आपके पास है कि कीटोन्स कंबाइन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGI एंड गिव्स व्हाट। अगर मान लो मैंने कोई भी कीटोन ले लिया, मान लो मैंने एसीटोन ले लिया, इसके ऊपर मैंने RMGBI लगाया, तो RMGI में ये नेगेटिवली पॉजिटिवली न्यूक्लियोफिलिक जब अटैक करेगा इसको, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, ये OH और आपका RMGI R लगा देगा यहाँ पे, और आपका MgOI, Mg मतलब कि बाहर Mg साइड में निकल लेगा। वैसे तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म की बात करूँ, तो क्या होता है, आपके पास मान लीजिए कोई कीटोन है, आपने RMGBI से ट्रीट कराया है इसको, ये इसके ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, O नेगेटिव, और आपके पास O नेगेटिव बनने के बाद यहाँ पे बन जाएगा R ग्रुप लग जाएगा, और इस O नेगेटिव के साथ MgI लग जाएगा। लेटर ऑन मैं इसका वर्कअप करूँगा, यानी कि मैं उस नेगेटिव चार्ज को हटा के वहाँ पे H+ जोड़ना चाहूँगा, तो मेरे पास बन जाएगा OH और आपके पास R लग जाएगा, MgOHI बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली इसने 3 डिग्री अल्कोहल बना दिया, अब देख रहे हैं ये OH कहाँ जुड़ा है, 1, 2 और 3, 3 डिग्री कार्बन के ऊपर जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन के ऊपर, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है इनमें से। तो अगर मैं बनाऊँ, ये सारे के सारे बनाऊँ मैं, तो एनालीन बनता है सबसे पहले, फिर आपके पास बनता है मेटानाइट्रोएनालीन, ये मेटानाइट्रोएनालीन, और आपके पास बनता है पैरानाइट्रोएनालीन, तो मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया, पर ऐसे वैसे कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद आपके पास बनता है बेंजाइलमीन। इन सब के अंदर अगर मैं चेक करूँ तो सबके अंदर +M लग रहा है, एनालीन का +M लग रहा है सबके अंदर। ये सारा का सारा एनालीन क्या है, अंदर डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को सारी जगहों पे, जिनको भी बात कर लो सारी जगह अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी बेसिसिटी कम हो रही है, डोनेशन की पावर कम हो रही है, लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम हो रही है। तो आपके पास बचा कौन सा, ये वाला ऑप्शन है, जहाँ पे लोन पेयर पूरे के पूरे अवेलेबल हैं और आपका लोन पेयर एसेस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ध्यान से अगर आप देखो तो आपके पास बेंजाइलमीन आंसर आ जाएगा एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, अपनी लोन पेयर की टेंडेंसी रखने, लोन पेयर को रिंग के अंदर देने की, जो कि उसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर रहा है, एंड दस आपके पास आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। आगे चलते उन्होंने बोला कि नियोप्रीन इज़ अ पॉलीमर दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पॉलीमर्स के चैप्टर में आता है, और पॉलीमर्स के चैप्टर में अगर मैं कहूँ तो पॉलीमर्स के चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि क्लोरोप्रीन अगर आप यूज़ करो तो क्लोरोप्रीन वाली जगह पे मतलब कि यहाँ पे बेसिकली आपके पास 2 डबल बॉन्ड होते हैं, तो आपके पास फ्री रेडिकल एडिशन या आपके पास ऐसी चेन आइसोमेरिज्म के बाद क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड आगे जाके किसी से अटैच हो जाता है और कोई दूसरा बॉन्ड आके इससे अटैच हो जाता है। ऐसे होके बॉन्ड आपके इन दोनों के बीच में आ जाएगा। देखो आप इन दोनों के बीच में आ गया ना, इन दोनों के बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड आ गया, और ये किसी से जुड़ गया, ये किसी से जुड़ गया, और आपके पास ऐसी पॉलीमर की चेन बन जाती है लंबी सी। तो क्लोरोप्रीन जो होता है आपका बेसिकली वो यूज़ होता है आपका जब आप नियोप्रीन बनाते हो, क्लोरोप्रीन यूज़ होता है। तो नियोप्रीन का वैसे दूसरा नाम ही आपका पॉलीक्लोरोप्रीन होता है, और आपके पास क्लोरोप्रीन इसका आंसर हो गया है। आगे चलते उन्होंने बोला इन एल्कलाइन मीडियम एलानिन एग्जिस्ट एज, मैंने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के टाइम पे मैंने ये सब चीज़ें बताई थी। आपके पास अगर एलानिन है, एलानिन होता क्या है, आपके पास CH3 ग्रुप लगा है, उसके साथ आपके पास क्या लगा है, यहाँ पे NH2 लगा है, और यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड OH लगा है, और एक H लगा हुआ है, ठीक है। इसके दौरान अगर मैं बोलूँगा, H को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, आपके पास ये ग्रुप है, तो नॉर्मली आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे कैसे एग्जिस्ट करता है, CH3 C H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव, ऐसे एग्जिस्ट करता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर। अगर मैं आगे बोलूँ कि अब ये अल्कलाइन मीडियम में कैसे एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि बेसिक मीडियम में कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, बस NH3 पॉजिटिव के ऊपर से प्रोटॉन हट जाएगा और वो NH2 बन जाएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव की फॉर्म में ही रहेगा, और आपके पास क्या है, ये एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है। जब आप बेसिक मीडियम की बात करते हो तो एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है आपका। अगर आप एसिडिक मीडियम की बात करते हो तो कैटायनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपका। अब आपको बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि C60 फ्लोरीन आपके पास, तो C60 फ्लोरीन किस चीज़ से कंपोज होता है, तो ये C60 फ्लोरीन ऐसा दिखने में होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा आज तक, फुटबॉल की शेप जैसा होता है।
और उन्होंने पूछा है कि बेसिकली इसके अंदर कितने पेंटागन्स कितने हेक्सागन्स होते हैं। क्रैमिंग है, बिल्कुल ही प्योर क्रैमिंग है ये। जो आपका फुलरीन होता है उसके अंदर बेसिकली 20 हेक्सागन्स और 12 पेंटागन्स होते हैं। 20 हेक्सागन्स और 12 पेंटागन्स आपके पास होते हैं। जब C60 फ्लोरीन होता है आपके पास, उसके अंदर 20 हेक्सागन्स और 12 पेंटागन्स होती हैं, ठीक है। उन्होंने बोला एलाइलिक ब्रोमिनेशन इज़ कैरिड आउट यूजिंग, एलाइलिक ब्रोमिनेशन इज़ कैरिड आउट यूजिंग। जब मैंने आपको पिछले वाले उसके अंदर भी पेपर्स के अंदर ही बताया, जब आप NBS को यूज़ करते हो, जब आप NBS को यूज़ करते हो, NBS को यूज़ करने के दौरान HNO के साथ ब्रोमीन बहुत लो कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होता है। जो भी क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं मैं उनको स्पीड अप कर रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले मैं उनको स्लो डाउन करके एक्सप्लेन पूरा का पूरा करूँगा। लेकिन जो क्वेश्चन ऐसा है कि हमने पहले कर रखे हैं वो ऑब्वियसली स्पीड अप में चलना चाहिए उनके लिए। तो NBS HNO की प्रेजेंस में क्या होगा, ये यहाँ पे ब्रोमीन लो कंसंट्रेशंस में आएगा और उस जगह पे रेडिकल क्रिएट करेगा जिस जगह पे वो स्टेबल होगा। तो एलाइलिक पोजीशन पे वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो आपके पास NBSCCl4 इज़ द रिएजेंट विच इज़ यूज टू कैरी आउट एलाइलिक ब्रोमिनेशन। यहाँ पे ब्रोमीन लगाने वाला है एलाइलिक पोजीशन के ऊपर, डबल बॉन्ड के साथ वाली पोजीशन एलाइलिक पोजीशन होती है, ठीक है। इन्होंने बोला थी इंटरनल स्टैंडर्ड फॉर PMR स्पेक्ट्रोमीटर, PMR मतलब प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है आपके पास। तो आप जो स्टैंडर्ड लेते हो, जो आप स्टैंडर्ड लेते हो वो ये वाला सिग्नल लेते हो, और ये सिग्नल किस चीज़ से आता है, ये सिग्नल एक स्टैंडर्ड कंपाउंड डालने से आता है और उसका नाम होता है TMS। TMS मतलब टेट्रामिथाइलसिलेन। कोई आपसे पूछ ले कि TMS क्यों डालते हैं, तो TMS डालने के 4-5 रीजंस होते हैं कि हम TMS डालते हैं। कि एक तो वो आपका इनर्ट होता है, एक तो वो इनर्ट होता है, दूसरा वो वॉलेटाइल होता है कि आप उसको बाद में निकाल सकते हो, तीसरा वो इस वजह से कि आपके पास SiCH3 अगर मैं TMS का स्ट्रक्चर बनाऊँ टेट्रामिथाइलसिलेन का, तो वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। अब क्योंकि CH3 जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CH3 कंपेयर टू सिलिकॉन, कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे आउटर एरियाज़ में ही रहते हैं, जिस वजह से ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा शील्ड हो जाते हैं और आपका सिग्नल जो होता है काफ़ी ज़्यादा शील्डेड होता है TMS का। फिर इसको हम जीरो पुट कर देते हैं और इसके अगेंस्ट में बाकी सारे सिग्नल, अगर हमारा कोई सैंपल डाल रहे हैं तो हम उसके अगेंस्ट में सिग्नल लेते हैं जो ऑब्वियसली TMS से थोड़ा डाउन फील्ड ही आते हैं हमेशा। कभी TMS के मतलब आते हैं, मतलब TMS से भी शील्डेड होते हैं, लेकिन TMS से ज़्यादातर डी शील्डेड ही रहते हैं सिग्नल्स, क्योंकि TMS के अंदर बहुत ज़्यादा शील्डिंग होती है, 12 प्रोटॉन्स के ऊपर शील्डिंग हो रखी है, तो एक सिग्नल काफ़ी इंटेंस भी आता है और काफ़ी शील्डेड होता है वो। तो ये TMS उसका कारण हो गया। अब आगे विटामिन C इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग्स। विटामिन C इज़ ऑन द फॉलोइंग्स नहीं, वन ऑफ द फॉलोइंग्स होगा, ऑन द फॉलोइंग्स नहीं होगा, वन ऑफ द फॉलोइंग्स। तो आपके पास जो विटामिन C है बेसिकली उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड तो आपके वैसे भी कोई विटामिन के नाम नहीं होते हैं। थायामीन होता है विटामिन B12 का नाम होता है, विटामिन B12 जो होता है वो थायामीन होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन C होता है। सिट्रिक एसिड आपका वो नींबू वगैरह में प्रेजेंट, लैक्टिक एसिड आपका मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो ये आपके पास सीन है कि एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन C होता है। ये भी अगेन क्रैमिंग था, कुछ क्वेश्चंस क्रैमिंग वाले भी आ रखे हैं। उन्होंने बोला कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट। आप एरोमेटिक कंपाउंड सोचते ही अपने दिमाग में बेंजीन ले आओ। बेंजीन कैसी टाइप की रिएक्शन शो करता है? बेंजीन शो करता है जब आप मान लीजिए NO2 पॉजिटिव लेके आ रहे थे विद दी हेल्प ऑफ HNO3H2SO4, तो आप क्या कर रहे थे, NO2 पॉजिटिव लेके आ रहे थे और NO2 इसके ऊपर लगा रहे थे, NO2 इसके ऊपर लगा रहे थे। ये लग कैसे रहा था कि बेंजीन आया, बेंजीन ने NO2 पॉजिटिव के ऊपर अटैक किया, और जैसे ही अटैक किया तो आपके पास फॉर्म क्या हो गया, आपके पास फॉर्म हो गया एक इंटरमीडिएट, आपके पास फॉर्म हो गया एक इंटरमीडिएट जहाँ पे NO2 और H लगे हुए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। दिस इज़ कॉल्ड एरीनियम आयन, दिस इज़ कॉल्ड एरीनियम आयन। एंड इसके अगर मैं बोलूँ इसका और भी नाम होता है व्हीलन इंटरमीडिएट भी बोलता है कोई इसको, व्हीलन इंटरमीडिएट। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी लूज हुई थी तो एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। तो आप देखोगे पहले NO2 पॉजिटिव एंटर किया, बाद में H पॉजिटिव निकल गया, तो इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन हुई है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करती हैं आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं ज़्यादातर। उन्होंने बोला था टॉलेस्ट पीक इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ नोन एज, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है इसके अंदर टॉलेस्ट पीक कौन सी होती है। तो अगर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ग्राफ देखो, एक ग्राफ देखो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, तो ऐसा ग्राफ होता है। इसके अंदर जो टॉलेस्ट पीक होती है, जो आपको ये वाली दिख रही है, काफ़ी टॉलेस्ट है, हर एक की डिफरेंट होती है, उसको बोलते हैं बेस पीक, उसको बोलते हैं बेस पीक। आपके पास जो पीक एकदम कोने में पड़ी होती है, एकदम कोने में पड़ी होती है, जैसे ये 2 पीक्स पड़ी एकदम कोने में,
तो इससे जस्ट पहले वाली पीक होती है, इससे जस्ट पहले वाली पीक होती है मॉलिकुलर आयन पीक। मॉलिकुलर आयन पीक, हर एक में 2 पीक नहीं होती है, तो इस वाले में है आपके पास, इसको कहते हैं मॉलिकुलर आयन पीक। ये 2 पीक इस वजह से आई है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एक आइसोटोप प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो कि मैं ब्रोमीन की बात करूँ तो उसका जो वेट होता है वो 79 होता है। ब्रोमीन का जो 7 वाला होता है उसका मतलब आइसोटोप का वेट होता है 81। तो ब्रोमीन और ब्रोमीन के 2 आइसोटोप है, तो 79 की वजह से ये पीक आई होगी, 81 की वजह से ये पीक आई होगी। तो ये इसका क्या हो गया, ये आइसोटोप की वजह से हो गया, आइसोटोप की वजह से पीक आ सकती है। मॉलिकुलर आयन पीक सबसे लास्ट वाली पीक होती है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने पूछा है, यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि टॉलेस्ट पीक कौन सी होती है। टॉलेस्ट पीक बेस पीक होती है। टॉलेस्ट पीक बेस पीक होती है आपकी जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है उसके अंदर। उन्होंने आपसे पूछा कि रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद ZnHCl, ZnHCl से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर मैं रिएक्शन करूँ तो क्या होगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जो रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर भी कुछ नहीं है, आपको दिमाग में होनी चाहिए रिएक्शंस। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिखने में कैसा होता है, N2Cl, आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये वाली की जो रिएक्शंस होती है ये सारी की सारी एज सच मैकेनिज्म बेस्ड आपको याद नहीं करने होती, क्योंकि मैकेनिज्म इनकी प्योर मैकेनिज्म होती भी नहीं है इनकी। तो इनकी कुछ रिएक्शंस जो आपको याद करनी पड़ती हैं, जिसमें से ZnHCl वाली एक रिएक्शन है। मैं आपके सामने रिएक्शन दिखा देता हूँ। रिएक्शन जो होती है, जो रिएक्शन होती है वो बेसिकली ऐसी होती है जहाँ पे आप N2Cl को कन्वर्ट किस में कर देते हो, एनालीन में कन्वर्ट कर देते हो। N2Cl किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनालीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो ZnHCl के साथ होता है, आपके साथ एनालीन में कन्वर्जन हो गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि और रिएक्शंस क्या होती हैं N2Cl की, तो हाँ बिल्कुल होती हैं। जिसमें से आपकी कुछ रिएक्शंस ये रही, जिसमें से कुछ रिएक्शंस ये रही आपकी, और इनमें से कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनका नाम आपने सुना भी होगा, सैंडमेयर रिएक्शंस ये रही। दिस इज़ कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शंस जो आपकी हो रही है यहाँ पे, जब आप CuBr और CuCl से ट्रीट करवा रहे हो टू फॉर्म Cl, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद CuCN से भी अलग रिएक्शन है, Ki से भी, H2SO4 से भी, और एक और रिएक्शन H3PO2 के साथ है जो आपको पता होनी चाहिए। H3PO2 के साथ डाइजोनियम रिएक्ट करके सीधा सीधा सब कुछ हटा देते हैं डाइजोनियम वाला पार्ट, और आपका बेंजीन बच जाता है। H3PO2 के साथ ये रिएक्शन होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे चलें। उन्होंने बोला ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान वो होता है जब आपने मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, ये फ्यूरान है, इसमें 4 बार हाइड्रोजन डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान मिल जाएगा। तो आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा। हमने ये पहले कर रखा है, इस वजह से स्पीड अप किया हमने इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। तो उन्होंने हमें बोला विच ऑफ दी मतलब कि कौन सी रिएक्शन जो फॉलो करिए इस एग्जाम्पल को। तो आपके पास 3 रिएक्शन दे रखी हैं, हॉफमैन, कर्टियस और लॉसन। ये तीनों की तीनों ना भाई बहन वाली रिएक्शन होती हैं, तीनों की तीनों एक ही काम करती हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट एक ही काम करती हैं और ऑलमोस्ट एक ही इंटरमीडिएट से करती हैं। हॉफमैन रिएक्शन आपने सुनी होती है, हॉफमैन रिएक्शन आपने सुनी होती है। हॉफमैन रिएक्शन ये रही आपके सामने। हॉफमैन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब आप एक अमाइड को कन्वर्ट करते हो एक अमीन के अंदर, अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करते हो वाया Br2 एंड H2O, Br2 और H2O की प्रेजेंस में आप कन्वर्ट करते हो अमाइड को अमीन में, और इसके बीच का जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। इसके साथ की जो रिएक्शन होती है वो कर्टियस होती है, इसके साथ की जो रिएक्शन होती है वो कर्टियस होती है। कर्टियस जो है वो ये रही आपके सामने। कर्टियस के अंदर क्या होता है कि आप एजाइडिक ग्रुप यूज़ करते हो, एसाइल एजाइड यूज़ करते हो, एसाइल एजाइड यूज़ करते हो, और उसको हीट करके आप क्या बनाते हो, आइसोसाइनेट बनाते हो। जैसे हॉफमैन में आइसोसाइनेट बना, यहाँ पे भी आइसोसाइनेट बनेगा। उसके बाद आप वाटर के साथ ट्रीट करके इसके अंदर भी अमीन बना सकते हो, जैसे हॉफमैन के अंदर बनाते हो, ठीक है। उसके बाद लॉसन होता है, लॉसन भी ऐसे ही कुछ चीज़ों पे बेस्ड होता है, लॉसन भी ऐसी कुछ चीज़ों पे बेस्ड होता है। लॉसन के अंदर क्या होता है, लॉसन के अंदर क्या होता है, लॉसन के अंदर आप सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स यूज़ करते हो, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स यूज़ करते हो, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। और सब्स्टिट्यूटेड अमाइड को भी अगर हम मतलब कि बेस से ट्रीट करवाते हैं जिसके अंदर कोई लीविंग ग्रुप लगा हो, तो बेसिकली वो भी एक आइसोसाइनेट बना देती है, और आइसोसाइनेट के बाद वाटर डालने का तो आप इसमें से भी आप अमीन बना सकते हो। तो हॉफमैन, कर्टियस, लॉसन तीनों की तीनों एक साथ चलती हैं। हॉफमैन, कर्टियस, लॉसन तीनों की तीनों एक साथ चलती हैं। तो ये वाला कौन सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे एजाइड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एजाइड यूज़ हो रहा है, और एजाइड आपको हीट करोगे तो आपके आइसोसाइनेट बनेगा, आइसोसाइनेट से आप अमीन बना सकते हो। तो ये कर्टियस रीअरेंजमेंट हो गई। कौन सी, कर्टियस रीअरेंजमेंट हो गई आपके पास। आगे उन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन तब स्टेबल होता है जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होते हैं। यहाँ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 3 आयोडीन लगे हैं। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 3 आयोडीन लगे हैं, और 3 आयोडीन यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग CF3 ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 2
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग CH3 ग्रुप्स लगे हैं क्योंकि CH3 ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जो आयोडीन है वो भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और आपके पास क्या है, CH3 पॉजिटिव है यहाँ पे। जब CH3 पॉजिटिव है सो CH3 पॉजिटिव, अगर मेरे पास कंपैरिजन में है CH3 CH पॉजिटिव और CH3, और आपके पास है CH3 पॉजिटिव, पहली बात तो ये प्राइमरी है 1 डिग्री है तो उससे भी अनस्टेबल हो गया। दूसरी बात ये 2 डिग्री है और कार्बोकेटाइन है तो ये स्टेबल हुआ। ये वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे और कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डीस्टेबलाइज करते हैं, और जैसे यहाँ पे आयोडीन भी लगा ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह एक्ट करेगा तो ये डीस्टेबलाइज कर देगा मेरे कार्बोकेटाइन को, एंड 10 मेरा कार्बोकेटाइन जो आएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट, बी ऑप्शन आ जाएगा।